Hello everyone, myself Sunita Gehlot. Today, uh, in online classes of BA Part 3rd, I am here with the Native Behavior Part 2. Part 1 जो हमने कल देखा था, उसमें हमने स्वाभाविक व्यवहार और मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप और कुछ परिभाषाओं को समझा था। आज हम इसी के आगे पार्ट 2 में मूल प्रवृत्तियां और प्रतिक्षेप क्रियाएं, जिनको रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है, की चर्चा करेंगे। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं ये प्राणी के व्यवहार को परिचालित करती हैं। ये प्रकृतिदत्त एवं जन्मजात होती हैं। समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं और किसी प्रकार का जो व्यक्तिगत भेद है इन मूल प्रवृत्तियों में देखने को नहीं मिलता है। शोधनशील या कह सकते हैं कि परिवर्तनशील होते हैं, हम इन्हें रिडायरेक्ट कर सकते हैं। पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है और आदत से भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का जो व्यवहार है वो प्रयोजन में निहित रहता है। समस्त मूल प्रवृत्तियां जन्म काल से ही जागरूक नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे ये जागृत अवस्था में आ जाती हैं। मूल प्रवृत्ति में संचालित क्रियाएं जटिल एवं अनैच्छिक होती हैं। मूल क्रियाओं में बुद्धि एवं चेतना का सर्वदा अभाव रहता है। मूल प्रवृत्ति कार्य शारीरिक ढांचा, उम्र और वातावरण पर विशेष रूप से आश्रित रहते हैं। प्राय मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाएं जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेती हैं तब तक समाप्त नहीं होती हैं। मैकडूगल के विचार से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध एक विशेष प्रकार के संवेग से है, जो हमने अपनी पिछले क्लास में देखा था। मूल प्रवृत्ति के क्रमशः तीन एस्पेक्ट्स जो हमने देखे थे, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक। तो ये थी मूल प्रवृत्तियों की कुछ विशेषताएं। और मनुष्य और पशुओं की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें अंतर देखने को मिलता है कि जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो अधिक परिवर्तनशील होती है और इनका विकास भी देरी से होता है। बौद्धिक प्राणी होता है होने के कारण मनुष्य का मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार है वो पूर्ण रूप में अंधवत नहीं होता है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, पशुओं की मूल प्रवृत्तियों में थोड़ा सा उनमें अंतर पाया जाता है। आज हम लेंगे मूल प्रवृत्तियों के प्रकार। मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, इंस्टिंक्ट हमारी कितनी हैं, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मनुष्य जितने प्रकार के कार्य करता है उतनी ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। कुछ के अनुसार मनुष्य में केवल एक ही मूल प्रवृत्ति होती है, तो जो उनके समस्त व्यवहार को परिचालित करती है। जैसे फ्रॉयड थे, उनके अनुसार काम प्रवृत्ति एक ही प्रवृत्ति पाई जाती है। एडलर के अनुसार आत्म प्रदर्शन, बर्गसन के अनुसार प्राण शक्ति और शोपेनहावर के अनुसार जीने की इच्छा। इन विद्वानों का मत था कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही मूल जो प्रवृत्ति है, शक्ति है, वो पाई जाती है। मैकडूगल जो थे उन्होंने मूल प्रवृत्तियों पर ही अपना शोध कार्य किया और उन्होंने 14 प्रकार की यानी 14 तरह की मूल प्रवृत्तियां मनुष्यों में बताई है। उनके अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक विशेष संवेग से संबंधित होती है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मूल प्रवृत्ति के सामने ही संबंधित जो संवेग है, इमोशन है, भाव है, वो दिया गया है यहाँ पे। और कल हमने जो पिछली क्लास जो है हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई उत्तेजना होती है उसके बाद संवेग का अनुभव होता है और उसके फलस्वरूप ही किसी कार्य का या क्रिया का होना बताया गया है, और वही क्रिया मूल प्रवृत्ति के तहत होती है जिसका पहले से कोई अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे पहली मूल प्रवृत्ति बताई गई है पलायन, और इसके साथ संवेग जुड़ा है भय। तो इसका मतलब है जब कोई चीज़ सामने देखी, कोई भय हुआ, तो पलायन यानी भागने की जो मूल प्रवृत्ति है, बचाने की जो मूल प्रवृत्ति है, वो अपने आप स्वतः ही कार्य करती है। ऐसे ही क्रोध युयुत्सा के साथ जुड़ा हुआ है, घृणा निवृत्ति वाली मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, पुत्र कामना जो है उसके साथ जो संवेग है वो वात्सल्य है। यानी जब हमारा अंदर किसी के प्रति वात्सल्य जो है जगता है तो पुत्र कामना की
इच्छा हो जाती है। ऐसे करुणा और दुख, जब हम किसी के प्रति करुणा का भाव आता है हमारे अंदर, तब शरणागत यानी हम उसे अपनी शरण में ले लेते हैं या हम किसी की शरण में चले जाते हैं। कामुकता, काम प्रवृत्ति के साथ जिज्ञासा जो है, उसके साथ आश्चर्य की संवेग जो है वो जुड़ा हुआ है। दैन्य के साथ आत्महीनता, आत्मगौरव के साथ आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजनान्वेषण जिसे फूड सीकिंग कहते हैं। जब हमें भूख लगती है, हमारा जो संवेग भूख का जो है वो जागृत होता है, तब हम भोजन की तलाश करते हैं, यानी हमें उस वक्त खाने को कुछ चाहिए होता है। ऐसे ही जब अधिकार भावना जागृत होती है तो संग्रह प्रवृत्ति होती है, और जब कृति भाव आता है तो रचना प्रवृत्ति जो है वो अपने आप आ जाता है कि मुझे कुछ करना है। कुछ क्रिएटिविटी का जब भाव हमारे अंदर आता है तो हमारी रचना प्रवृत्ति जो है वो मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। ऐसे ही जब आमोद का जब संवेग हमारे साथ जुड़ जाता है तो हास यानी लाफ्टर का जो मूल प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। तो ये 14 तरह की मूल प्रवृत्तियां जो है मैकडोनल्ड के अनुसार था, और ये सबसे श्रेष्ठ है। इन्हीं को माना गया है कि इस तरह की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो हम अपने बिहेवियर में समय समय पर, ये सारी एक साथ नहीं पाई जाती हैं कि किसी का जन्म हुआ और ये सारी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। नहीं, ये मूल प्रवृत्तियां जन्म के साथ साथ विकसित होती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका विकास होता है। जन्म से ही बालक में सुप्तावस्था के रूप में सभी मूल प्रवृत्तियां निहित होती हैं, किंतु जन्म के बाद शीघ्र ही उनमें सभी मूल प्रवृत्तियों का विकास नहीं हो पाता है। जन्म के समय उसमें केवल भोजनान्वेषण यानी भूख का विकास ही हो पाता है। 11-12 महीने तक उसमें पलायन, युयुत्सा, निवृत्ति, शरणागत, हास आदि का जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, किंतु उनका विकास आगे होता रहता है। 2 साल की अवस्था में जिज्ञासा यानी बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। आत्मगौरव, सामूहिकता, संग्रह प्रवृत्ति, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को संग्रह करने लग जाते हैं। रचना, शरणागत, दैन्य आदि मूल प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं, जिनके कारण वह अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा मानसिक व्यवहार करने लगता है। शेष काम प्रवृत्ति, सेक्स इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, का विकास किशोरावस्था एडोलेसेंस में होता है। माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों की मूल प्रवृत्तियों का विकास वांछित मार्ग की ओर करें, नहीं तो वे अनेक प्रकार के असामाजिक जो व्यवहार हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। तो उनका मार्गदर्शन करके उन्हें सही से उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए। तो ये था मूल प्रवृत्तियां। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी का, उसमें है प्रतिक्षेप क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शंस। पहले हम इनका स्वरूप जान लेते हैं कि ये प्रतिक्षेप क्रियाएं होती क्या हैं, इनका मीनिंग यानी अर्थ और कुछ परिभाषाओं के साथ। प्रतिक्षेप क्रिया का अर्थ। वास्तव में प्रतिक्षेप क्रिया प्राणी की जन्मजात एवं सरलतम क्रिया है जो स्वतः क्रियान्वित होती है। इसके लिए प्राणी की कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिक्षेप क्रिया को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रतिक्षेप क्रिया एक सरल एवं स्वचालित मांसपेशीय या ग्रंथि संबंधी प्रतिक्रिया है, जो उपयुक्त उत्तेजनाओं के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के उत्तेजित होते ही शीघ्र उत्पन्न हो जाया करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से कौन सी है? सबसे सरल और सहज क्रिया है, जिसके लिए हमें अपनी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। सपोज करें जैसे हमारे कोई कांटा चुभ गया है, तो कांटा चुभा और कांटा चुभते ही आपका हाथ उस कांटे से हट गया। ये एकदम सरल सहज क्रिया है। इसको करने के लिए आपको कोई बहुत ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, कोई प्रशिक्षण या कोई अनुभव नहीं की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही कांटा चुभता है हम हाथ पीछे की तरफ हटा लेते हैं। तो ये एक सहज सरल क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। ऐसे ही हमारे नेत्र की तरफ वस्तुएं आती है तो हम पलकें झुका लेते हैं। नाक में कोई वस्तु जैसे जाती है तो अचानक से हमें छींक आ जाती है। कम प्रकाश पड़ता है तो हमारे आँखों के तारे की जो पुतलियां हैं वो फैल जाती है। तो ये सब प्रतिक्षेप क्रियाओं के उदाहरण हैं। ज्ञानेंद्रियों के उत्तेजित होते ही प्रतिक्षेप क्रियाएं इतनी शीघ्रता से कार्यान्वित होती हैं कि उनके होने से पहले प्राणी को उनकी चेतना नहीं होती। इसी प्रकार वे प्राय अचेतन क्रियाएं मानी जाती है, परंतु जब ये क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं तो प्राणी को इनकी चेतना रहती है
और मेमोराइज रहता है कि हाँ कांटा लगा है तो हाथ पीछे हुआ, दर्द हुआ, तो ये चेतन अवस्था में उसको ये अनुभव उसको याद रहता है चेतना अवस्था में, परंतु उससे पहले उसे कोई भी चीज़ों की चेतना नहीं होती है। अब लेते हैं इसकी परिभाषाएं। जी.एस. सैरिंगटन के अनुसार प्रतिक्षेप क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें प्रारंभिक प्रक्रिया एक प्रवाहक के माध्यम द्वारा किसी नाड़ी को उस प्रक्रिया को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि उस नाड़ी में स्वयं को समाप्त करने की शक्ति नहीं है और प्राकृतिक दशा में न ही उसमें प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति है। इन्होंने पूरा हमारा जो बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स एक्शन है इसको उनको बताया है इस डेफिनेशन में, जो कि हम आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन के तहत हमारी जो मांसपेशियां, हमारी ग्रंथियां और हमारा मस्तिष्क जुड़ता है, तब जाकर ये सहज सरल क्रिया संपन्न हो पाती है। R.S. थाउलस के अनुसार प्रतिक्षेप क्रिया वह साधारण स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसमें क्रिया के द्वारा कोई लाभप्रद कार्य किया जाता है। यानी जब भी हम कोई प्रतिक्षेप क्रिया संपन्न होती है, हमारा शरीर जो है उस वक्त बचाव की तरफ बढ़ जाता है। अब आता है नेक्स्ट प्रतिक्षेप क्रियाओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पहला है इमीडिएटनेस, जिसे बोलते हैं तात्कालिक। प्रतिक्षेप क्रिया की सबसे प्रथम विशेषता यह है कि वह शीघ्र ही क्रियान्वित हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं यदि आंख के सामने उड़ता हुआ तिनका आ जाता है तो पलकें एकदम से हम बंद कर लेते हैं। इसी तरह अन्य प्रतिक्षेप क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। दूसरा आता है यूनिफॉर्मिटी, जिसे एक रूपता बोलते हैं। प्रतिक्षेप क्रियाओं में एक रूपता का गुण उपस्थित रहता है। दूसरे शब्दों में जब हम कह सकते हैं जब एक उत्तेजना हमारे सामने उपस्थित होती है तो एक प्रतिक्रिया होती है एवं उस प्रतिक्रिया का ढंग भी हमेशा एक सा ही होता है। जैसे नाक में जब भी कोई चीज़ जाएगी तो हमको छींक आ जाती है, इसी प्रकार जितनी बार नाक में कोई चीज़ जाएगी उतनी बार छींक आने की संभावना रहती है, तो ये एक रूपता कहलाता है। तीसरा आता है ईजीनेस यानी सरलता। प्रतिक्षेप क्रियाओं में सरलता भी देखी जा सकती है, ये बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होती है। उदाहरण के लिए आँख में जब भी कोई चीज़, कोई कचरा या कोई तिनका घुस जाता है तो आंसू आ जाता है और कोई चीज़ नहीं निकलती है, तो ये एक सरलता सी चीज़ है। फिर आता है फ्रीडम। प्रतिक्षेप क्रियाएं सर्वदा स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं, हमारे बुद्धि का इनके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि हमें इनका पहले कोई अनुभव नहीं होता है। प्रतिक्षेप क्रियाओं की हमें चेतना नहीं रहती है, लेकिन होने के बाद हमारी चेतना रहती है। लेकिन जब पहले हमें कोई चेतना नहीं रहती है, हम फलस्वरूप उसके कोई एक्शन करते हैं, इसलिए बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर बुद्धि का नियंत्रण हो तो हम उस तरफ वो क्रिया करें ही ना, एकदम से कोई एक्शन होता है ये। फिर आता है स्थानीय यानी लोकेलिटी। प्रतिक्षेप क्रियाएं सर्वदा स्थानीय होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसका संबंध खाली शरीर से होता है, संपूर्ण शरीर से। उदाहरण के लिए अगर पैर में कोई सुई चुभेगा तो पैर हम पीछे खींचेंगे बजाय कि हम हाथ या आंख अपनी बंद करेंगे। तो ये लोकेलिटी है, यानी स्थानीय जगह पर जहाँ पर जो चीज़ का असर हुआ है वहीं पर ये क्रिया संपन्न होती है। नैसर्गिकता लास्ट है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इन्नेट, यानी जो प्रतिक्षेप क्रियाएं हैं वो नैसर्गिक या जन्मजात क्रियाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिक्षेप क्रियाएं अर्जित अथवा सीखी हुई क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये जन्म के समय ही बालक में निहित होती हैं, और जब जब बालक ऐसे चीज़ों के समक्ष आता है, उनको फेस करता है, तब तक ये क्रियाएं सरलता रूप में जो है संपन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट आ रहा है इसमें प्रतिक्षेप क्रिया चक्र, जिसको रिफ्लेक्स आर्क भी कहा जाता है। प्रतिक्षेप क्रिया चक्र के 3 अंग होते हैं, एक प्राप्तकर्ता जिसके साथ उसका यह अनुभव होता है, प्रवाहक एवं कार्य साधक। ये एक तरह से एक मस्कुलर एक्टिविटी है, जिसके जो बॉडी की एक्टिविटी है, जिसको हमने एक आर्क के साथ इसको समझाया हुआ है। सर्वप्रथम प्राणी के सामने कोई विशेष प्रकार की उत्तेजना, यानी जब उत्तेजना होगी उसको जो प्राप्त करता होगा, ये उत्तेजना का जो नाड़ी है, तंतु है, ये तंतुओं से होकर नाड़ी में जाएगी, और ये नाड़ी जो है वो मस्तिष्क के जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वहाँ तक पहुँचती है, जहाँ ये जो नाड़ी है वो प्रवाहक का काम करेगी, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वहाँ पर जाकर इस मैसेज को देगी, जैसे कोई कांटा चुभा है कि कांटा चुभा है। सुषुम्ना नाड़ी से वापस वो कंडक्टर की तरह कार्य करते हुए
चेतना कोष्ठवाहक जो तंतु हैं वो वापस उसको लेकर आएंगे कि हाथ वापस खींचो, या फिर कोई गर्म चीज़ के ऊपर हमने हाथ लगा लिया है और 1 सेकंड के अंदर ही ये जो मैसेंजर नाड़ी होती है जिसे हम ज्ञान तंतु कहते हैं, ज्ञानवाहक तंतु मैसेज लेकर जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी में जाकर मैसेज करते हैं कि गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लग गया है, और वहीं से वापस चेतना तंतु सक्रिय हो जाते हैं और वापस मैसेज करते हैं कि हाथ को पीछे हटाइए। तो एक सहज सरल प्रक्रिया के तहत यहाँ पर एक आर्क बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। इसी आर्क को प्रतिषेध क्रिया चक्र का नाम दिया गया है। इसमें एक प्राप्तकर्ता होता है, एक प्रवाहक होता है जो कि नाड़ी के तंतु होते हैं, जो कि मैसेज लेके जाते हैं सुषुम्ना नाड़ी से और वहाँ से वापस मैसेज को लेकर आते हैं, और क्रिया जो है फिर वो संपन्न हो जाती है। सहज क्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है, कार्य साधना हो जाती है। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें प्राप्तकर्ता, प्रवाहक एवं कार्य साधक को हमने देखा। अब आता है लास्ट इसमें मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग इंस्टिंक्ट्स। मूल प्रवृत्तियां जो हैं ये जन्मजात जरूर होती हैं, और जैसे जैसे हमारी बॉडी का विकास होता है, जैसे जैसे बच्चा या बालक या व्यक्ति उम्र लेता है, वैसे वैसे ये हमारे सामने मूल प्रवृत्तियां आती रहती हैं और हम में प्रेजेंट होती हैं। और इन्हीं मूल प्रवृत्तियां जो है ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं। नेटिव बिहेवियर है हमारा एक ऐसा व्यवहार है जिसको रूपांतरित किया जा सकता है। अगर इसको सही दिशा में रूपांतरित किया जाता है तो ये समाज को एक नई दिशा देता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाता है। और यही अगर सही दिशा इसको परिवर्तन की नहीं मिलती है तो ये दमित हो जाती हैं, इनके अंदर विरोध की भावना आ जाती है, और बहुत ज़्यादा अगर फ्रीडम मिलती है तो ये मॉडिफाई नहीं हो पाती हैं, और ये बच्चे के अंदर नेगेटिव, समाज के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल सकती हैं। तो ये मूल प्रवृत्तियों को बचपन में ही जब जब ये शो होती हैं इनकी उम्र के हिसाब से, तब तक इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियां या स्वाभाविक प्रवृत्तियां जिनके अंतर्गत मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ अनुकरण, संकेत और सहानुभूति तथा खेल का भी समावेश होता है, को वांछित दिशा में रूपांतरित करने की अति आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ विधियां बताई हैं, इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे कि इन सिद्धांतों के फलस्वरूप हम उन मूल प्रवृत्तियों को जो है रूपांतरित यानी परिवर्तनशील होती हैं ये, तो इनको परिवर्तित कर सकते हैं। तो समय समय अनुसार इन प्रिंसिपल्स जो है सिद्धांत है इनका प्रतिपादन हुआ और किन्हीं का विरोध भी हुआ। तो अब हम देखते हैं इन प्रिंसिपल्स यानी इन सिद्धांतों को। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेशन यानी अवदमन का सिद्धांत। कुछ बाल व्यवहार से अपरिचित विद्वानों का विचार है कि बालकों की मूल प्रवृत्तियों का अवदमन कर देना चाहिए, रिप्रेस कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। यहाँ पर अवदमन का तात्पर्य है कि यदि कोई बालक किसी मूल प्रवृत्ति का प्रकाशन करे तो प्रकाशन का अवसर ही नहीं देना चाहिए, बल्कि डांट टपट कर उसके प्रकाशित होने वाली मूल प्रवृत्ति को दबा देना चाहिए। उनके अनुसार था कि किसी चीज़ के अगर गलत चीज़ बच्चे के सामने आ रही है तो उसको दबा दो, उसको डरा दो, उसको धमका दो। तो इस सिद्धांत की आलोचना हुई, और आलोचना में कहा गया कि आधुनिक युग में सभी लोग मानते हैं कि यदि किसी बालक की मूल प्रवृत्तियों को दबाया जाएगा तो मूल प्रवृत्त्यात्मक इच्छाएं बालक के अचेतन मन में निवास करके उसे अस्वाभाविक व्यवहार करने के लिए बाध्य करेंगे। अतः मूल प्रवृत्तियों को अवदमन करने वाला सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ समय के लिए हो सकता है कि बच्चा डर की वजह से, किसी के डांटने डपटने की वजह से अपनी इच्छाओं को दमन कर ले, उनका दमित कर ले, लेकिन उसके अचेतन मन में वो इच्छा हमेशा रहेगी, और अगर वो पॉजिटिव उसको नहीं डायरेक्शन मिला तो वो नेगेटिव रूप लेकर फिर व्यवहार में उसके बाहर आएंगी, जो कि उसके लिए सही नहीं होगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेशन को उपयुक्त नहीं माना गया है। दूसरा आया विलियन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनिबिशन। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन करने के लिए वातावरण को ही परिवर्तित कर दिया जाए। यह परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है, निरोध द्वारा और विरोध द्वारा। निरोध का अर्थ है बालकों को ऐसे वातावरण में रखा जाए
कि उसकी मूल प्रवृत्तियां ही उत्तेजित ना हो सके। उदाहरण के लिए किशोर को किशोरियों से मिलने जुलने, बातचीत करने का अवसर न दिया जाए तो उसकी काम प्रवृत्ति अपने आप क्रियाशील नहीं हो पाएगी। और विरोध द्वारा का तात्पर्य यह था कि यदि कोई पार्श्विक प्रवृत्ति उत्तेजित हो रही हो तो ऐसी अवस्था में उसका विरोध करने के लिए कोई दूसरी मूल प्रवृत्ति को जागृत कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि काम प्रवृत्ति उत्तेजित हो रही हो तो भय की मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना चाहिए, जिससे कि काम प्रवृत्ति अपने आप शिथिल हो जाए। लेकिन इन दोनों ही सिद्धांतों का आलोचना हुई और इन्हें उपयुक्त नहीं माना गया। विलियन का सिद्धांत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि निरोध में से मानसिक व्यवचार की संभावना रहती है और विरोध में कभी कभी अचेतन मन में उसका प्रकाशन रहता है। तो ये दोनों ही जो प्रवृत्तियां हैं, निरोध द्वारा यानी कुछ समय के लिए आप ठीक है उस चीज़ से उसको व्यक्ति को हटा लोगे, लेकिन जब कभी भी वो उन चीज़ों से का सामना करेगा तब हो सकता है वो उनके बारे में धारणा जो है सही ना रहे। और विरोध में किसी दूसरी प्रवृत्ति को जागृत कर देना ये कुछ समय के लिए सही दिखता है कि डर के मारे वो उस काम प्रवृत्ति की तरफ ना जाए, परंतु थोड़े समय बाद जब उसका ये भय वाली प्रवृत्ति हट जाती है तब ये जो वापस जो इसकी जो मेन प्रवृत्ति है वो सामने आ जाती है। तो इस दृष्टिकोण से ये दोनों ही जो प्रवृत्तियों के जो दमन करने का सिद्धांत था वो सही नहीं है। तो इसके हिसाब से विलियन का सिद्धांत, जिसमें कुछ समय के लिए उस प्रवृत्ति से दूर करने का जो सिद्धांत है वो उपयुक्त नहीं जान पड़ता। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ रीडायरेक्शन। इसमें मार्गान्तिकरण का सिद्धांत बोलते हैं इसमें कि मूल प्रत्यात्मक शक्ति का जो प्रवाह है इसको अच्छी दिशा की तरफ मोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक की युयुत्सा जो प्रवृत्ति है, जो कि जिसमें क्रोध से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है, इसमें बच्चा क्रोध करता है और फिर जो कम्बैक्ट जो चीज़ है उसकी मूल प्रवृत्ति की लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो ऐसे में अधिक क्रियाशीलता अगर आ गई है इस प्रवृत्ति की, युत्सा उसकी जाग गई है, तो वह व्यर्थ में दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। यदि इस प्रवृत्ति के शक्ति प्रवाह को असहायों एवं निर्बलों को अत्याचार से बचाने के लिए मोड़ दिया जाता है तो इससे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार के हित हो सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे में लड़ाई झगड़े की जो कार्यशीलता की जो मूल प्रवृत्ति है अगर वो देखने में ज़्यादा आ रही है, क्रोध उसे बहुत आता है, वो हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है, तो उससे ये कहा जाए कि तुम असहायों के लिए लड़ो, असहायों की रक्षा करो, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको मारो। तो एक तरह से उसका व्यक्तिगत और सामाजिक हित दोनों तरह के हित हो जाएंगे और उसको एक नई दिशा मिल जाएगी। तो इसका अर्थात न तो मूल प्रवृत्तियों का अवदमन करना चाहिए और न ही उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्यकर स्रोत की तरफ मार्गान्तिकरण करना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत था इसका अनुसरण भी किया जा सकता है और इसके द्वारा भी कुछ मूल प्रवृत्तियां जो कि नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव वे की तरफ लाया जा सकता है। फिर आता है शोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। शोधन यानी उसको एक अच्छा जो है वातावरण दिया जाए, अच्छी तरफ मोड़ देना चाहिए। शोधन के सिद्धांत के अनुसार न केवल मार्गान्तिकरण के सिद्धांत की तरह मूल प्रवृत्तियों की प्रकाशन पद्धति में परिवर्तन कर देना चाहिए, बल्कि उनके स्वरूप को ही परिवर्तित कर देना चाहिए। उसके अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसका नेचर चेंज कर देना चाहिए, स्वरूप चेंज कर देना चाहिए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यदि बालक की काम प्रवृत्ति का शोधन किया जाए, उसके अंदर काम प्रवृत्ति बहुत है, एक तरह की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा है वो उसमें एनर्जी, क्योंकि एक उम्र के अनुसार काम प्रवृत्ति जागृत होती है किशोरावस्था में। यह स्वप्नों की अवस्था भी कहा जाती है, कल्पना लोक में विचरण करता है और उसमें ये शक्ति बहुत है। अगर यह शक्ति गलत वे में यूज़ हो गई तो बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो खराब हो सकती है। तो भविष्य में उसका क्या किया जाए, शोधन किया जाए। तो इस वक्त जो है उसको कैरियर की तरफ मोड़ दिया जाए, या कहा जाए कि ये कल्पना बहुत करता है तो उसे कवि जो है बना, या कोई कलाकार आर्ट की तरफ मोड़ दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ा कवि बन जाएगा, बहुत बड़ा कलाकार बन जाएगा। और अगर उसको कैरियर की तरफ मोड़ दिया जाए, उसको सही दिशा दिखा दी जाए, तो वो हो सकता है कि कुछ रिसर्च में, कुछ पढ़ाई में, कुछ आगे एक सफल जो है व्यक्ति के रूप में सामने
आ सकता है। वास्तव में शोधन का सिद्धांत यानी सब्लिमेशन का सिद्धांत सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि मैकडोनल के शब्दों में शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक शक्तियों को उच्च कोटि के कार्यों में उपयुक्त किया जाता है, यानी हायर एक्शंस जो है उनमें इन इंस्टिंक्ट को, इन मूल प्रवृत्तियों का यूज़ किया जाता है। लास्ट आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसको H.S. नील द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इस प्रवृत्ति के परिवर्तन के संबंध में उनका विचार था कि बालकों की मूल प्रवृत्तियों के प्रकाशन में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, परंतु यह सिद्धांत तभी उपयुक्त सिद्ध होगा जब बालकों का उचित मार्गदर्शन किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता बिना मार्गदर्शन के मिलेगी तो बच्चा भटक भी सकता है, वो अपने पाथ से दूसरी तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर मार्गंतीकरण के साथ, रीडायरेक्शन के साथ, अच्छा जो मार्गदर्शक होता है उसके साथ अगर उसे स्वतंत्रता दी जाए, लिमिटेड स्वतंत्रता जो कि उसके लिए अनुकूल हो, तो वह उसके तब यह सिद्धांत जो है वो अपना कार्य अच्छी तरह से करेगा और मूल प्रवृत्ति की जो अच्छी तरफ है, वो अच्छी जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ मेथड्स, कुछ विधियाँ जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्तियाँ परिवर्तनशील होती हैं। इसमें सब्लिमेशन का जो सिद्धांत है, शोधन का सिद्धांत सबसे उपयुक्त माना गया है। इसके बाद रीडायरेक्शन यानी मार्गंतीकरण का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत मार्गंतीकरण के साथ अच्छा और उपयुक्त माना गया है। तो अब देख लेते हैं कि हमने 2 पार्ट्स में ये चैप्टर हमने डिस्कस किया, जिसमें नेटिव बिहेवियर पार्ट 1 और नेटिव बिहेवियर पार्ट 2, जिसमें हमने मूल प्रवृत्तियों और प्रतिक्षेप क्रियाओं के बारे में जाना, समझा। तो हम कह सकते हैं कि बालकों का वह व्यवहार जो जन्मजात प्रवृत्तियों तथा जैविकीय क्रियाओं पर आधारित होता है, स्वाभाविक या प्राकृतिक व्यवहार कहलाता है। स्वाभाविक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों, सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा प्रतिक्षेप क्रियाओं पर आधारित होता है। स्वाभाविक व्यवहार के इन 3 आधारों पर में हमने देखा कि किस प्रकार बालकों का व्यवहार इनके द्वारा परिचालित होता है। बालकों का स्वाभाविक व्यवहार प्राय पशुओं के व्यवहार से मिलता जुलता है, अतः उनमें रूपांतरण की अति आवश्यकताएं होती है। इसके लिए हमने सिद्धांतों पर चर्चा की, जैसे अवदमन का सिद्धांत, विलियन का सिद्धांत, मार्गंतीकरण का सिद्धांत, शोधन का सिद्धांत तथा स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो यहाँ पर देखा। इनमें शोधन का सिद्धांत हमें जो है सबसे उपयुक्त लगा, जिसके उपयोग से हम किसी की भी मूल प्रवृत्ति को शोध कर सकते हैं, सब्लिमेट कर सकते हैं और एक अच्छी दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आज ही हमारा चैप्टर मूल प्रवृत्ति का स्वाभाविक व्यवहार के अंतर्गत यहीं पर समाप्त होता है। तब थैंक यू।